कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय विज्ञान का यहाँ वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 का यहाँ पर रियल पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको यहाँ पेपर देने से पहले इसको पूरा याद करना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आपको यहाँ पर सभी विषय के रियल पेपर इसी चैनल पर मिलेंगे, तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और साथ ही इस वीडियो को आपके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी यहाँ पर विषय विज्ञान के पेपर में 60 में 60 नंबर लेके आ सकें, ठीक है। तो आप यहाँ पर दिल्ली राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय विज्ञान। और साथ ही स्टूडेंट आपको यहाँ पर बता दें, ठीक है, इस वीडियो को अगर आप यहाँ पर शुरू से लेकर एंड तक पूरी देख लेते हैं तो पूरी 60 में 60 नंबर लाएंगे और आप अपनी क्लास में भी टॉप करेंगे। तो चलिए आपका विषय जो विज्ञान का पेपर है वो देख लेते हैं। तो समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 7 पूर्णांक आपका 60 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक। तो निर्देश आता है, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, ठीक है। तो प्रश्न आपका पहला आता है, शरीर के विभिन्न ठीक है भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है। तो आपका यह था आयोडीन, बी था प्रोटीन, और सी था हीमोग्लोबिन, और डी था विटामिन। तो प्रश्न जो पहला आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुँचाता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा वो आपके यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन आपके यहाँ पर शरीर के विभिन्न भागों में, ठीक है, ऑक्सीजन पहुँचाता है। फिर आपके यहाँ पर प्रश्न दूसरा आता है, कोई व्यक्ति उल्टी दस्त से पीड़ित है तो चिकित्सक उसे क्या लेने की सलाह देंगे। तो आपका यह था मलाई, बी था चॉकलेट, सी था ORS घोल, और डी था पानी। तो जो आपका प्रश्न यहाँ पर दूसरा दिया गया, कोई व्यक्ति उल्टी दस्त से पीड़ित है तो चिकित्सक उसे क्या लेने की सलाह देंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ORS घोल, ठीक है। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी, ठीक है, उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो आपका यह था फेफड़ा, बी था यकृत, और सी था वृक्क, और डी था आपका अमाशय। तो जो आपका प्रश्न यहाँ पर तीसरा दिया गया, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो आपका जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका वृक्क हो जाएगा। आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। चौथा आपका दिया गया, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 2 घंटे लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल होगी। आपके यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल बताना क्या रहेगी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ए आता 50 किलोमीटर, बी आता 60 किलोमीटर, और डी आता आपका सी आता है 70 किलोमीटर, और आपका डी आता 40 किलोमीटर। तो जो आपका दिया गया, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 2 घंटे लेती है, तो ठीक है, रेलगाड़ी की चाल होगी। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहने वाला, ठीक है, 60 किलोमीटर। फिर आपका प्रश्न 5 आता है, जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी है। तो आपके यहाँ पर जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी बताना है। तो आपका ए था टाइफाइड, बी था कैंसर, और सी था आपका TB, और डी था मलेरिया। तो यहाँ पर जल प्रदूषण के कारण होने वाली जो बीमारी है वो है आपकी यहाँ पर टाइफाइड, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ए राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके 1 से लेकर यहाँ पर 5 तक दिए गए थे बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सकें। अब चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके यहाँ पर रिक्त स्थान रहेंगे। निर्देश आता, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। प्रश्न 6 आता, कोटो को पकड़कर अपना भोजन बनाने वाला पादप ... है। तो यहाँ पर कोटो को पकड़कर अपना भोजन बनाने वाला पादप आपके यहाँ पर घटपारणी है, ठीक है। आपके यहाँ पर घटपारणी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता प्रश्न 7, घास में ... की प्रचुरता होती है। तो घास में आपके यहाँ पर होती है सेलुलोस, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर सेलुलोस हो जाएगा। घास में सेलुलोस की प्रचुरता होती है। फिर आपका 8वां आता, किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप ... कहलाती है। तो यहाँ पर जो 8वां दिया गया, किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप, ठीक है, आपकी यहाँ पर जो कहलाती है वो कहलाती है आपकी ताप, ठीक है, ताप कहलाती है। फिर आपका 9वां देख लेते हैं। 9वां आता, हीमोग्लोबिन ... कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है,
ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए लाल रक्त, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। 10वां आता समय का मूल मात्रक डॉट डॉट है। तो समय का मूल मात्रक आपका यहाँ पर क्या रहेगा, समय का मूल मात्रक आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए अति लघु 30 प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक, तो इनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। अब आता कोश का द्रव्य किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। कोश का झिल्ली और केंद्रक के बीच पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कोश का द्रव्य कहते हैं। इसमें कोशिका के अन्य अंगक स्थित होते हैं। फिर आपका यहाँ पर 12वां दिया गया है, विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर रहेगा विटामिन सी के मुख्य स्रोत खट्टे फल हैं जैसे नींबू, संतरा, आंवला, अमरूद और टमाटर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 13वां प्रश्न। तो 13वां प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण रहेगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, HCl, और साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। अब चलिए आपका 14वां आता परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। शरीर का वह तंत्र जो रक्त के माध्यम से, ठीक है, ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इसमें हृदय और रक्त वाहिकाएं शामिल होती हैं। फिर आपके यहाँ पर आता कायिक प्रबंधन के 2 लाभ लिखिए। तो 15 प्रश्न देख लीजिए, कायिक प्रबंधन, ठीक है, कायिक प्रबंधन के 2 लाभ, नए पौधों कम समय में उगाए जा सकते हैं और नए पौधे जनक पौधे की बिल्कुल सटीक प्रतिलिपि होते हैं। फिर आपका यहाँ पर आता 16वां, अपघटक किसे कहते हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए। वे सूक्ष्मजीव जो मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों को हुमस में परिवर्तित कर देते हैं अपघटक कहलाते हैं, जैसे जीवाणु और कवक। अब चलिए आपके लघु 30 प्रश्न देख लेते हैं 17 से 22 तक। तो 17वां आता ऊष्मा के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर देख लीजिए। ऊष्मा का गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बहना ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। इसमें इसकी 3 मुख्य विधियाँ, चालन, संवहन और विकिरण। फिर आपका 18वां आता अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। जब वायुमंडल में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वर्षा के जल में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। फिर आपके यहाँ पर आता 19वां स्वपरागण और परपरागण में आपको अंतर लिखना है। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। जब परागण उसी फूल के बढ़ती काग्र पर गिरते हैं, और ठीक है, ये आपका स्वपरागण रहेगा। और परपरागण जब एक फूल के परागण दूसरे पौधे के फूल के बढ़ती काग्र पर गिरते हैं, ये आपका स्वपरागण और परपरागण में अंतर हो जाता है। फिर आपका 20वां आता अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। यह मापन की एक मानक प्रणाली है जिसे पूरी दुनिया में स्वीकार किया गया है, ठीक है, ऐसा ही मात्रक, ताकि वैज्ञानिक गणनाओं में एक रूपता बनी रहे। फिर आपका 21वां आता है ऐसे 6 उत्पादों के नाम लिखिए जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, लकड़ी आपको वनों से मिलती है, औषधियाँ भी वनों से मिलती हैं, गोंद और शहद, फल, रबर, लाख, ठीक है, आपके यहाँ पर 21वें प्रश्न का आंसर। फिर 22वां आता अपांक क्या, शुष्क आपांक का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। अपशिष्ट जल उपचार के दौरान नीचे बैठने वाले ठोस कचरे को आपांक कहते हैं। शुष्क आपांक का उपयोग खाद के रूप में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस तरह से आपके लघु 30 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए हम यहाँ पर दिए 30 प्रश्न देख लेते हैं 23 से 26 तक। तो 23वां आता फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए आपके यहाँ पर 23वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें निम्नलिखित प्रक्रियाएँ होती हैं। ठीक है, नया पदार्थ बनना, ठीक है, अनुत्क्रमणीय प्रकृति और गुणों में परिवर्तन। इन तीनों हेडिंग को पूरे याद कर लेना है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 24वां आता वायवीय और अवायवीय श्वसन में आपको 5 अंतर लिखना है। तो ये आपका, ठीक है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर दिया गया। ठीक है, पहले आपको यहाँ पर डालना है एक साइड लक्षण और वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता। ऊर्जा, इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा, ठीक है, निर्मुक्त होती है, इसमें बहुत कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इस तरह से आपको पूरा याद कर लेना। जिस तरह से हमने आपको उत्तर दिखाया सेम आपको इसी तरह से कॉपी में लिखना है। अब चलिए आपका 25वां था, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए आपका 25वें प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका 25वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है,
नहीं, विद्युत चुंबक का उपयोग कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए नहीं किया जा सकता। कारण देख लीजिए, प्लास्टिक की प्रकृति और निष्कर्ष, ठीक है, तीनों हेडिंग को पूरे याद करना है। फिर आपका यहाँ पर दिया गया है 26वां, ठीक है, ये आता, ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। और आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर समतल रहेगा, ठीक है, समतल, यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा सा। और बी आता, रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा जाता है। तो चलिए आपका यहाँ पर 26वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 26वें प्रश्न का आंसर, ठीक है। पहले तो ये आपका यहाँ पर 26वें के ए वाले का आंसर है और ये आपके 26वें के बी वाले का आंसर, ठीक है। इस तरह से जो आपका विज्ञान का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपका यही पेपर आने वाला है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।